Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. चैप्टर 325 मोक्ष और ईशानी की घर वापसी। संजय जी को देख सब हैरान। ये भी जैकी के साथ पहले एक आश्रम में था। जैकी को फॉलो करके उसने भी ईशानी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था और 2 सालों से वो यहीं जर्मनी में रह रहा था ताकि वो एक जर्मन लड़की को पटाकर यहाँ सेटल हो सके। किशन रोते हुए बोला, बॉस इन लोगों ने कल से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऊपर से ये लोग आपके पति हमारे बिग बॉस को भी अंदर ले गए हैं। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे बॉस से मिलना है, पर कोई भी मेरे बात नहीं सुन रहा है। यहाँ मच्छर ने मेरा सारा खून चूस लिया है। अब आगे मुझे यहाँ से बचाए बॉस। उसे देखकर ईशानी ने नामे सिर हिला दिया और उन अब्बासी लोगों को उनकी लैंग्वेज में बोली, ये हमारे ही साथ है, इन्हें छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर उन लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया और किशन को खोल दिया। तो किशन जमीन पर गिर पड़ा। एक जगह कल से वो खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ने काम ही करना बंद कर दिया हो। वो जल्दी से लड़खड़ा कर खड़ा हुआ और अपनी बॉस के पास भागा। बॉस आपको मेरा बदला लेना होगा, इन लोगों ने मुझे कल से पेड़ बनाकर रखा है। कुछ दिन और होता तो मैं भी मिट्टी में जड़ लगाना शुरू कर देता। मच्छरों ने मेरा बुरा हाल कर रखा। शट अप, तुम मोम के सामने क्यों रो रहे हो? बस मच्छर ने ही तो काटा है, सांप या डायनासोर ने तो नहीं काटा है ना तुम्हें, डैनी चिढ़ते हुए बोला। तो किशन एकदम से चुप हो गया और गुस्से से डैनी को घूरने लगा। पर वो डैनी को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसे पता था ये बच्चा जैसा दिखने वाला रॉबर्ट कितना पावरफुल और खतरनाक है। अगर उसने करंट का एक स्ट्रोंग झटका दिया तो वो यही मर जाएगा। ईशानी उन लोगों के साथ अंदर चली गई। अंदर मोक्ष को रखा गया था। मोक्ष को भी एहसास हो गया था कि उसकी बीवी यहाँ है। उसकी धड़कन उसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मोक्ष एक लकड़ी की बेड पर बैठा हुआ था। वो चाहता तो इन सबको एक चुटकी में मारकर यहाँ से चला जाता, पर वो इन सब निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने तलवार को नहीं निकाला था और यहाँ रह गया। ये लोग वर्षों से जंगल में रहे थे, बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर वो किसी बाहरी लोगों को यहाँ पाते हैं तो ये तो सतर्क हो जाएंगे ना। वो खुद रात को यहाँ से जाने वाला था। मोक्ष को देखते ही ईशानी उसके गले लग गई। मोक्ष ने भी अपनी बीबी को कसकर गले लगा लिया। उसे अब जाकर सुकून मिल रहा था। उन दोनों को गले मिलते हुए देखकर बाकी सब पीछे मुड़ गए। डैनी ने किशन की मुंह को दूसरी तरफ कर दिया। ईशानी ने उन सभी आदिवासियों को धन्यवाद दिया कि उन लोगों ने उसके पति को कुछ नहीं किया, उसे यहाँ रखा, क्योंकि उसे पता था कुछ जनजाति ऐसी भी थी जो सीधा मार डालते थे। भले ही उसके पति को ये लोग छू भी नहीं पाते, पर गिर भी उन लोगों ने मोक्ष और किशन को कुछ नहीं किया था। पर किशन बेचारा बार बार जिद करने लगा था कि बॉस इन सब से उसका बदला ले, क्योंकि उन लोगों ने उसे कल से पेड़ से बांध कर रखा था। शुक्र मनाओ कि इन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा, इतने में ही खुश हो जाओ। शायद तुम अगले जन्म में जब आदिवासी बन जाओ तो इनसे बदला ले सको, डैनी ने मुंह मोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर किशन का मुंह बन गया। अब तक बाकी सब भी उस जगह पहुंच गए थे जहां दोनों रॉबर्ट थे। थोड़ी देर में ईशानी और मोक्ष किशन और डैनी को कबीले वाले उस जगह तक छोड़ने आए। मोक्ष को कल चोट लगी थी पर ज्यादा नहीं। मोक्ष को देखकर संजय जी ने खुशी से राहत की सांस ली। उन्होंने मोक्ष को गले से लगा लिया और वो सब वहां से निकल गए। जब वो बेस पर पहुंचे, ईशानी मोक्ष को रूम में ले गई और घूरने लगी। ये देखकर मोक्ष ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। क्या हुआ बीबी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? ईशानी मोक्ष के साथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, इससे आपको क्या आपको नहीं पता कि आपके बारे में अफवाह सुनकर आपकी बीबी और बच्चों का क्या होगा? आपने अपना वॉच क्यों डीएक्टिवेट कर रखा है? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसकी गाल पर प्यार से किस किया और बोला, गुस्सा मत जो बीबी, ये मेरी गलती नहीं है, ब्लास्ट की वजह से वॉच थोड़ा सा डैमेज हो गया है। मोक्ष के आगे ही ईशानी ऐस बड़ी ही गुस्सा दिखाती थी। मोक्ष ने ईशानी की होंठों को अपने होंठों से कैप्चर कर लिया। दोनों आज पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। 20 मिनट बाद जाकर मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा। बीबी, क्या हम यहाँ रोमांस करें? ईशानी ने मोक्ष को घूर कर देखा और बोली, आप जख्मी है फिर भी आपको रोमांस करना है? तभी ईशानी की फोन रिंग होने लगा। कॉल मोम का आ रहा था तो ईशानी ने रिसीव कर लिया।
राजवंश विला में सब हॉल में परेशान होकर बैठे थे। वो सुबह से कुछ बार ईशानी की कॉल ट्राई कर चुके थे। उन्हें अपनी दोनों बच्चों के लिए चिंता हो रही थी। ईशानी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि उसके और मोक्ष के लोग इस वक्त नूर को ढूंढ रहे हैं। वहीं दोनों बच्चे भी अपनी मोम और डैडी को ढूंढते हुए रो रहे थे। जैसे ही ईशानी ने कॉल पिक किया, कल्पना जी परेशान होकर बोली, ईशानी बेटा कहाँ हो तुम, हमें तुम दोनों की चिंता हो रही है। क्या मोक्ष मिल गया है? कल्पना जी ने स्पीकर पर फोन रख दिया, बाकी सब भी उनकी बातें सुनने लगे। तभी उधर से मोक्ष की आवाज आई, मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब हमारी चिंता मत कीजिए और बीबी कल तक आ जाएंगे। ईशानी की फोन से मोक्ष की आवाज सुनकर सब हैरान और खुश हो गए। ईशानी मोक्ष के पास है, मतलब उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ईशानी ने मोक्ष को ढूंढ लिया है। सबकी आंखों ने खुशी की आंसू आ गए। मोक्ष बेटा तुम ठीक हो, तुम ईशानी के साथ हो, कनक जी रोते हुए बोली। हाँ दादी माँ अब भी ठीक है, ईशानी की आवाज आई तो सबने राहत की सांस ली। अखिलेश जी बोले, अब जब तुम दोनों साथ ही तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा। दक्ष और नव्या भी खुश थे और उन्हें जल्दी आने को बोल रहे थे। मिहिका भी खुद थी कि उसकी टीचर और मोक्ष भाई ठीक है। यहाँ रहते हुए उसने मोक्ष को भाई मान लिया था। तभी दोनों बच्चे अपनी डैडी और मोम की आवाज सुनकर रोते हुए उन्हें बुलाने लगे। उनकी रोती हुई आवाज सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों परेशान हो गए। दोनों रुद्रांश और रुद्रांशी से बात करने लगे। बच्चे धीरे धीरे शांत होने लगे। कल्पना जी ने ईशानी को बता दिया कि कैसे आज जब बच्चों ने न्यूज में मोक्ष की बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज को देखा, दोनों ने अपनी डैडी को पहचान लिया और तब से रो रहे हैं। वहीं ईशानी को मोक्ष के गोद में बैठी थी, उसने मोक्ष को देखा जो कोना जी की बात सुनकर दांत पीस रहा था। थोड़ी देर और बच्चों से बात करके दोनों ने फोन रख दिया। बहुत बड़ी गलती कर दिया उन लोगों ने, उन सब की मौत होगी, वो भी भयानक तरीके से। वो बहुत गुस्से में था। अगर ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोग न्यूज नहीं फैलाते और ब्लास्ट की वीडियो मीडिया में नहीं देते तो उसके बच्चे इतना रोते नहीं। हमें जल्दी लौटना चाहिए, मैं नहीं चाहती हमारे बच्चों के मन में डर बैठ जाए कि हम हमेशा उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अभी वो 1 साल के भी नहीं हुए हैं, हमारे बिना रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया तो ईशानी बोली, तो क्या दोनों शिकार पर चले? मोक्ष ने स्माइल किया और उसे चूमने लगा। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के गले लगे रहे। एक दिन में उन लोगों ने ब्लैक अंडरवर्ल्ड के बाकी की बेस को बर्बाद कर दिया। बस कुछ लोग जो बिखरे हुए थे वो अभी भी बचे हुए थे। पर अभी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों को, छोटी लड़कियों को उठाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना बंद होने वाला था। जिन छोटी लड़कियों को किडनैप करके बेचा जाने वाला था उन्हें भी रेस्क्यू किया गया था। एक दिन बाद सब कुछ क्लियर हो गया था। ईशानी की आइडेंटिटी की वजह से गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया था। ईशानी और मोक्ष अगले दिन रात को जेट में बैठ गए। उनके साथ संजय जी भी जा रहे थे। उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी कि वो कैसे सबको फेस करेंगे। वहीं किशन भी उनके साथ था। वो अब इंडिया की लड़की को पटाने की प्लानिंग कर रहा था। अगर उसकी प्लानिंग डैनी को पता चलता तो वो जरूर उसका मजाक उड़ाता। सुबह का वक्त, राजवंश मैंशन। सब हॉल में बैठे हुए थे, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मोक्ष और ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे। मोक्ष ने कहा था कि वो उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। बच्चों को भी पता था कि उनकी मोम और डैडी दोनों आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों भी बार बार मेन गेट की तरफ देख रहे थे। मोम आपको क्या लगता है भाई और भाभी क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं? नव्या अपनी मोम और बाकी सबको देखकर पूछा। तो सबने सिर हिला दिया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मोक्ष और ईशानी उनके लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। दादाजी बोले, सब इंतजार करो, जब वो आएंगे तब खुद ही देख लेना। तभी बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज आने लगा। सब खड़े हो गए और कल्पना जी ने जल्दी से पूजा थाली मंगवाया। वो दोनों की आरती करना चाहती थी। सब डोर के पास जाकर खड़े हो गए। नव्या और दक्ष ने रुद्रांश और रुद्रांशी को अपने गोद में ले रखा था। दोनों एक्साइटेड होकर अपनी मोम और डैडी की इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें मोक्ष और ईशानी दिखाई दिए जो अंदर आ रहे थे। सब खुश हो गए। जैसे ही वो दोनों अंदर आने वाले थे, कल्पना जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुको, मुझे पहले तुम दोनों की आरती करनी है। दोनों रुक गए।
कल्पना जी ने मोक्ष और ईशानी की आरती उतारी, वहीं उनके पीछे संजय जी थे जिनकी आंखों में आंसू थे। मोक्ष बोला, मोम, डैड, दादी माँ, दादाजी, क्या आप अपनी सरप्राइज नहीं देखना चाहते हो? सब ने मोक्ष और ईशानी को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। तो मोक्ष और ईशानी दोनों साइड हट गए, तो पीछे सबने संजय जी को देखा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े उन्हें देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहे हैं। मोम डैडम, क्या आप मुझे अपने संजय को पहचान नहीं पा रहे हो? और अखिलेश भाई, क्या आप भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? संजय जी की बातों से सब होश में आए, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे।